नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलवर में रामलला मंदिर दर्शन के बाद गंगा जल छिड़क कर मंदिर शुद्धिकरण करने पर निलंबित पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा चारों ओर से घिर चुके हैं। आहूजा पहले कांग्रेस से लड़े और अब माफी के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी में भिड़ गए हैं। दलित के अपमान पर बवाल के बीच माफी के मुद्दे पर ऐसा लगता है जैसे आहूजा ने सियासी युद्ध छेड़ दिया हो। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने इससे टीकाराम जूली के साथ हुई घटना को छुआछूत से जोड़ते हुए इसे दलित अपमान का राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर बीजेपी को जमकर घेरा। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ज्ञानदेव आहूजा और बीजेपी को निशाने पर लेकर कहा कि यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के आत्मसम्मान का अपमान है। क्या जिस तरीके से बयान दिया गया, जो किया गया, उसके लिए माफी मांगेंगे? साथ ही साथ निलंबित हो चुके ज्ञानदेव आहूजा ने बीजेपी को कारण बताओ नोटिस में माफी नहीं मांगी और उल्टा प्रदेश नेतृत्व के फैसले को ही गलत बता दिया। साथ ही खुला ऐलान भी किया कि ना गलती की है, ना माफी पत्र में मांगी है, ना आगे मांगूंगा। आहूजा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पहले राम का अपमान किया, राम सेतु को तोड़ने की बात कही, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए, इसलिए उन्हें अलवर के रामलला मंदिर के कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं जाना चाहिए था। इसीलिए राम मंदिर में कांग्रेस नेताओं के जाने पर मंदिर अपवित्र हुआ और इसीलिए ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि गंगा जल छिड़ककर मंदिर का शुद्धिकरण किया है। आहूजा ने खुद के 60-65 साल से जनसंघ और बीजेपी से जुड़े होने की इस दौरान बात भी कही है और आज इसी मामले पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान आपको सुनाते हैं। टीकाराम जूली हमारे सीएलपी है, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? तो ये कुछ सवाल उठाए गए हैं और इस पर जो है अपनी बात रख दी गई, इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन क्या पूर्व बीजेपी विधायक, रामगढ़ अलवर से जो विधायक रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा, जिनकी तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने इस पर क्या कहा है, जरा वो भी आप देखिए। राम मंदिर में अपवित्र और पवित्रता को लेकर के ज्ञानदेव आहूजा के बयान और गंगा जल छिड़काव के बाद से मामला तूल पकड़ता गया। पार्टी की तरफ से भी उन्हें निलंबित करके उनसे जवाब मांगा गया और उन्होंने जवाब भी पेश किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ना माफी मांगी है और ना कभी मांगेंगे। उनसे जान लेते हैं क्या पूरा जवाब उनका रहा है और क्या स्टंट है इस मामले को लेकर के। सबसे पहले जो प्रांत के नेताओं ने गलती की है वो गलती मैं नहीं करूंगा। मैंने पत्र का उत्तर क्या दिया है, जब तक प्रांत अब कोई कार्रवाई नहीं कर देता, यस और नो, वो तब तक मैं उस पत्र को ओपन नहीं करूंगा। लेकिन पत्र का सार बता रहा हूं। पत्र का सार ये है कि यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर जो अयोध्या के तर्ज पे बना, उसमें बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया था,
भूपेंद्र यादव सांसद और मंत्री महोदय को, दूसरे मंत्री राजस्थान के, उनके साथ टीम भी गई। साथ में किस खुशामद को लेके चेयरमैन त्रेन साहब, जो यहाँ के चेयरमैन है हर्ष त्रेन, और डायरेक्टर अशोक सैनी ने कांग्रेस नेताओं को भी बुला लिया। कांग्रेस नेताओं में भंवर जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान भंवर जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान टीकाराम जूली। मेरे को उस पर आपत्ति थी कि जो राम को नहीं मानते, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम को नकारा, अलग अलग समय 3 एफिडेविट लगा करके राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु तोड़ने के लिए कहा, और अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ इसका सबूत मांगा। इनके वकील श्री कपिल सिब्बल, श्री अपने अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया, आप जानते हैं। तो मेरी आपत्ति थी कि उनको आपने को नहीं बुलाना चाहिए। गलती की इन्होंने मान भी लिया। और मैं कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ जो राम को नहीं मानते, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, उसको लेकर के मैंने घोषणा की थी 4 दिन पहले कि इनके जाने पर मंदिर अपवित्र होगा तो मैं वहां गंगा जल छिड़कूंगा। अब उस दुर्भाग्य से भंवर जितेंद्र सिंह बहुत चालाक हैं, चतुर है, चालाक, और राजनीति में धूर्त और नालायक हैं। ये स्वयं नहीं गए, किस डर के मारे नहीं गए या योजना पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक नहीं गए। इन्होंने श्रीमान टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष को भेज दिया, और मैंने जैसे पूर्व घोषणा के अनुसार गंगा जल छिड़कना था 7 तारीख को छिड़का। और मैं न माफी मांगूंगा, मेरा स्वभाव में न तो यू टर्न है पत्रकार महोदय, न यू टर्न है, और न पछतावा है, न पश्चाताप है, और न मैं क्षमा मांगूंगा, न माफी मांगूंगा। मैंने जो कहा वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कहा, दलित नेताओं के खिलाफ नहीं कहा। दलित का इसमें कोई संबंध नहीं। अनावश्यक टूल देकर कांग्रेस के स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चिल्ला रहे हैं ज्ञान दिया उन्होंने दलित के जाने पर गंगा जल छिड़का, यह सर्वथा गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। प्रांतीय नेताओं को मैंने उत्तर दे दिया है। उस पत्र का जब तक वो कार्रवाई नहीं करते तब तक मैं, जो गलती उन्होंने की, मेरा अपने निलंबन आदेश को टीवी चैनलों में, अखबारों में दे दिया, ज्ञान दिया निलंबित, ज्ञान दिया निलंबित, मैं उस पत्र को खुलासा नहीं करूंगा, क्यों मैं 65-66 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। बहुत प्रदेश अध्यक्ष देखे, बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के देखे, जनसंघ से लेके अब तक, और बहुत मुख्यमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं अनुयायी हूँ आदित्यनाथ योगी का, जैसे को तैसा, और पूरा जवाब देता हूँ टिट फॉर टैट। मैंने गलती नहीं की है, मैंने दलित के खिलाफ नहीं बना हूँ, न माफी मांगूंगा, अब माफी मांगी पत्र में, न आगे माफी मांगूंगा। ये थे हमारे साथ ज्ञानदेव आहूजा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना वो यू टर्न लेने वाले हैं और ना ही इस बात से कहीं भी पीछे हटे हैं कि जो उन्होंने बात कही है। लेकिन इसमें उन्होंने साफ किया है कि वो दलित विरोधी नहीं है। उन्होंने सिर्फ पूरी कांग्रेस को लेकर के ये पूरा जो माहौल था, जो अपवित्र और पवित्रता वाली जो बात थी, ये सिर्फ कांग्रेस को लेकर के कही थी। इस बात को लेकर के वो अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात कि उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी इस पर पूरा निर्णय नहीं लेती है, तब तक वो अपने पत्र का भी पूरी तरह से खुलासा नहीं करेंगे, और ना माफी मांगी है ना मांगेंगे। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। तो माफी को लेकर के अब सियासत हो रही है, और जिस तरीके से इसको लेकर के बयानों के तीर चल रहे हैं, क्या असल में मसला है? क्या यू टर्न लेने की बात है? माफी क्यों नहीं मांगी जा रही है? क्या ये अहम की बात हो चुकी है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा दें। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सीबी यादव जी बहुत स्वागत है आपका। और दलित चिंतक जीएल वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत चेतन सर आपसे ही कर रहा हूँ। ये जिस तरीके की टिप्पणी की गई और उसके बाद अभी भी, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा ये कह रहे हैं कि वो ना तो माफ़ी मांगेंगे ना वो यू टर्न ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे बयान का तो ये मतलब था ही नहीं जो कांग्रेस पार्टी के नेता निकाल रहे हैं। शुभेंदु जी देखिए, ये पूरा मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया और ये बताया कि हम ज्ञानदेव जी आहूजा के बयान के साथ नहीं है। पार्टी ने उनको नोटिस दिया निलंबन का और कार्रवाई भी की। आपने देखी, भारतीय जनता पार्टी कतई भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है। दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठा रही है, अब कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब एनडीए की प्रत्याशी बनी और जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी जी ने उनके बारे में जो बयान दिए, उन बयानों को जब आप देखेंगे और जिस प्रकार से विरोध किया द्रौपदी मुर्मू जी का, आदिवासी नेता जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, वो कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर करता है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन भरने के लिए जाती है, जब अंदर जाती है, तो खड़गे साहब गेट खोल के थोड़ा सा झांक करके देखते हैं। उनको वो सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अंदर जाके नॉमिनेशन प्रक्रिया में शामिल होकर के और उनके बराबर कुर्सी पर बैठ सके, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है। ये अपने परिवार से बड़ा किसी को नहीं मानती, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं मानती है। और समय समय पर, और तो इनके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, उन्होंने राष्ट्रपति क्या कहा, ये पूरा राजनीतिक क्षेत्र का हर व्यक्ति जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की बात करती है और कहने चाल और चरित्र चेहरा है, और कहती कुछ है और करती कुछ है, ये अपने आप में भारत की जनता अच्छी तरीके से जानती है। दूसरी बात, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती है, कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने देश के विकास के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में मुद्दे पे बात ही नहीं करती है। कभी किसान पे बात नहीं करती, कभी महंगाई पे बात नहीं करती, कभी भ्रष्टाचार पे बात नहीं करती, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करती, कभी पानी पे नहीं, कभी बिजली पे नहीं, कभी शिक्षा पे नहीं। इनका एक सूत्री लक्ष्य है तुष्टीकरण, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक भाई हो। और कांग्रेस पार्टी ने जब जब हिंदू धर्म का अपमान किया है, डेंगू किसने कहा था, हिंदू धर्म को महामारी किसने कहा था, और जो पार्टी राम मंदिर का अपमान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने क्या क्या बोला था, ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है। जिस प्रकार से राम मंदिर प्रतिष्ठा का इन्होंने बहिष्कार किया और क्या क्या बातें इन्होंने नहीं कही, ये भी एक सच्चाई है इस हिंदुस्तान की जनता के सामने। लेकिन हमारी पार्टी ने कार्रवाई की। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बयान देता है तब ये साफ कह देते हैं उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। इस पर जरा सीबी यादव जी को भी जोड़ लेता हूं। राहुल ठीक है गांधी चेतन जी, ठीक है, इस पर जरा सीबी यादव जी को जोड़ लेता हूं। सीबी यादव जी बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं और कार्रवाई तो की है, आपको लगता है कि इसमें आपत्तिजनक था, और अब पार्टी की तरफ से भी जब स्टैंड क्लियर कर लिया गया, और चेतन जी ने भी बड़े सवाल उठा दिए कि भाई आप कितना दलित समाज के बारे में सोचते हैं, कितना उनके बारे में करते हैं, फिर ये भी तो आप असेसमेंट करना चाहिए। जी शुभेंदु जी, पहले तो जो डिबेट का विषय है उसी पे रहना चाहिए। हम उस डिबेट को इतिहास के इधर उधर अगर हम दौड़ाएं तो फिर उसका सार नहीं निकलेगा। तो मेरा चेतन जी से यह है कि पहले तो यहाँ पे कि आप बयान पे बात हो रही है, यहाँ जो अभी घटना हुई उस पे बात हो रही है। जहां तक दलित राजनीति और दलित विचार के प्रति सम्मान की बात है, तो इतिहास में चले जाइए आप। मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी उनको इतिहास के बारे में बोलने से रोक रहे हैं और खुद इतिहास के बारे में बता रहे हैं फिर। नहीं, अच्छा, मुद्दे पे ही रहिए फिर। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं मेरे टाइम को मैं बिल्कुल एक इधर से उधर भी बात नहीं करूंगा। हाँ, बताइए। जिस ग्रंथ से संचालित होती है, जिस ग्रंथ से जो इनके गुरु है, गुरु गोवलकर, जो बंच ऑफ थॉट के पेज नंबर 114 और 117 आप भी खोल के देख लीजिए, जिसमें हिंदू की परिभाषा क्या, हिंदू की परिभाषा है कि वो जो वर्ण आश्रम और वर्ण संहिता के अनुसार जो रहेगा, और मनु दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विधि वेता है, और उसी ग्रंथ से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है। तो जिसका आदर्श ग्रंथ, जिसका संविधान ही ये कहता हो, उसके नेता अगर इस तरह के काम करे या इस तरह के बयान दे या इस तरह के व्यवहार में प्रकट करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये उनके आचरण में अब से नहीं हमेशा से रिफ्लेक्ट होता है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो पहला हमला SC/ST एक्ट पे किया, पहला हमला, ध्यान रखिए। आप घटनाओं को देख लीजिए, चाहे ऊना की घटना हो जहां बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने क्या नहीं किया, चाहे भीमा कोरेगांव का मामला हो, चाहे आप रोहित बोमेला का मामला हो जहां इनके नेताओं ने किस तरह से बचाव किया हो, तो आप इनकी पूरी प्रक्रिया के भीतर देखेंगे ये केवल दलित राजनीति को एक सिंबॉलिक यूज लेती है कि आप पैर धो करके या घर में खाना खा के फिर जाकर के नहाते हैं, स्नान करते हैं, केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ठीक है सर, ये तो आपने सारी कहानी बीजेपी के ऊपर कर दी, बीजेपी आरएसएस के ऊपर। लेकिन मैं वापस से आपसे मुद्दे पर ही बात करता हूं। सीबी यादव जी, आपने कहा था कि मुद्दे पर ही बात कीजिए, तो अगर इस बारे में अगर देखा जाए, ज्ञानदेव आहूजा उन्होंने कहा था कि भाई
कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आप बता दीजिए राम मंदिर कब गया हो, तो जब बुलाया था तब तो आए नहीं थे, और अब आए हैं तो उन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया था कि भाई जो भी आएगा तो हम गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। तो अब इसमें टीकाराम जूली जी को भेज दिया है ना, तो ये तो पहले से तय नहीं था कि टीकाराम जूली आएंगे। वो तो यही कह रहे हैं कि मैंने तो खुल करके कहा था कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं आता, तो अब आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो किसने, इसमें दलित विरोधी बात कहां से आई, ये थोड़ा सा बताइए। ये कोई कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी गया था वहां पे। हाँ। ये तो व्यक्तिगत आस्था का मामला है, मैं जाऊं मैं नहीं जाऊं। आप देखिए कि अगर राम की आस्था हो तो ज्ञानदेव आहूजा के आचरण में राम का एक भी व्यक्तित्व की बात है जो शब्द वो यूज करते हैं? क्या राम ऐसा करे? क्या राम अगर होते तो चाहे कांग्रेस का नेता ही वहां जाता तो क्या गंगा जल छिड़कते कि उसको शुद्धिकरण करते? छोड़ दीजिए एक बार के लिए दलित चीज, क्या ये राम का आचरण है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी भी राम के आचरण पर कभी बात बीजेपी नहीं के कर नेता सकती, यही ना तो उसे कह रहे हैं, तो अपना आप सकती। तो राम को क्या मान ही कभी नहीं रहे इसका ना, समर्थन करेंगे? आप तो भगवान राम को मान ही नहीं रहे, तो आप तो मंदिर में भी नहीं गए थे ना ही अब जा रहे हैं फिर। ये आप कौन होते हैं करने वाले? आप होते कौन हो? मेरी आस्था, हमारी आस्था, इस देश के प्रत्येक नागरिक की आस्था पर आप सवाल उठा कैसे सकते हैं? जहां तक अभी तक आपकी रिपोर्ट में मैंने बात सुनी है ज्ञानदेव आहूजा ने, आप देखिए 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए। एनसीईआरटी में डलवाए ना राम का पूरा चैप्टर, डलवाए ना इतिहास के भीतर राम के। 11 साल के भीतर ये आप एनसीईआरटी के भीतर कोई चैप्टर नहीं डलवा सके? होना चाहिए ना। आप इतिहास बदलना चाह रहे हो तो डलवाओ ना। 11 साल क्या कम होते हैं क्या? राम के नाम पर ये सिर्फ राजनीति करते हैं। ये घोर हिंदू विरोधी और राम विरोधी है इनके आचरण में। अच्छा, मैं ठीक है, इनका जो प्रमुख हो उनके आचरण की बात को, क्या राम कभी हिंसा की बात करेगा? क्या राम कभी छुआछूत मैं की इसमें बात जीएल करेगा? वर्मा जी को क्या जोड़ूं, राम लेकिन के उससे पहले आचरण जरा में एक क्या चेतन जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। चेतन जी जरा इस पर जवाब दीजिए जरा। हाँ चेतन जी जवाब बीजेपी दीजिए। के नेता में एक में भी दिखता है ये आचरण? हाँ, हमारे मित्र सीबी यादव जी ने इतिहास नहीं उठाने की बात की, लेकिन खुद ने इतिहास की बात की। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा मैं उजागर करना चाहता हूं। ओबीसी आयोग के लिए काका केलकर की कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट को 21 साल तक कांग्रेस पार्टी ने दबा कर रखा, ओबीसी को आरक्षण नहीं लेने दिया। दूसरी बात, माननीय अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। तीसरी बात, सीताराम जी केसरी जो इन्हीं के पार्टी के ओबीसी के बड़े नेता थे, जिनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया। मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है, और तो और अपनी पार्टी के अंदर ही दलित नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और जिस प्रकार से खड़गे जी जब जयपुर में आए थे, आप याद करिए 25 सितंबर की घटना, जब खड़गे जी यहाँ पर आए थे विधायक दल की बैठक लेने के लिए, जिस प्रकार से खड़गे जी को जयपुर की धरती पर कांग्रेस पार्टी ने बेइज्जत करके निकाला। अजय माकन और माननीय गहलोत साहब ने धारीवाल साहब के घर विधायक दल की पैरेलल बैठक बुलाई। ये उस समय दलित चेहरा इनको याद नहीं है। खड़गे साहब कौन थे? उनका अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है हमने कार्रवाई की है, हमने कार्रवाई करके दिखाया है, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने किसी नेता के पे कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं की इन्होंने क्योंकि यही लोग बुलवाते हैं। बुलवाने का काम कौन करता है? राहुल गांधी जी करते हैं, और बाद में कहते हैं ये उनका निजी विचार है, व्यक्तिगत विचार है। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप दलित विरोधी है, आप ओबीसी विरोधी है। ठीक है, सीबी यादव जी से मैं जवाब लूं, लेकिन उससे पहले जरा जीएल वर्मा जी को इस पे जोड़ लेता हूं। सीबी यादव जी आपसे भी जवाब लेता हूं। जीएल वर्मा सर, एक चीज बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है? ये राजनीतिक दलों का आपसी मसला था, आपसी टकराव था, दोनों ने एक दूसरे को लेकर के बयान दिया था, लेकिन इसमें दलित समाज को जोड़ देना और उनको कह करके कि भाई देखिए आपका अपमान हो रहा है, ये कब तक राजनीति होगी इस पर? तो दो तरीके से अपने को समझना पड़ेगा कि एक तो इसमें राजनीति आई है कि राजनीति करी है तो भगवान राम के मंदिर को लेके तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे करनी चाहिए थी। और ये तो स्पष्ट है, आज की तारीख में भी स्पष्ट है कि दलितों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है मंदिरों में एक्चुअल में जो कि बाकी लोगों को है। और ये भेदभाव तो देखिए आप होता है, कई मंदिरों में होता है और खूब होता है। इसीलिए तो देखिए आरएसएस ने कहा है कि जो है ना हम कोशिश करेंगे कि एक मंदिर हो और एक ही शमशान हो सबका, पूरे हिंदू धर्म के लोगों का। अगर ये समानता की बात होती तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती और इस पे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि मंदिरों को लेकर
दलित वर्ग आहत है। मैं आपको एक बात बताऊं साहब कि आज तक भी जो शहरों की बात तो अलग है, शहरों में अभी इतना मंदिरों को लेके इतना भेदभाव नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत भेदभाव है। ये हमें मानना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि आरएसएस ने एडमिट कर लिया कि हम कोशिश करेंगे ये दोनों मंदिर सबके एक ही हो। मेरे जैसे व्यक्ति, मैं अब चलिए उस पर मैं नहीं जाता हूं कि मेरे साथ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन दलित नेता गया था ये पक्का है। और अगर कोई बड़ा नेता आता कांग्रेस का, तो मैं श्योर कह रहा हूं कि जो है ना आहूजा जी इतना बड़ा कदम उठाते नहीं, और उठाते तो सरकार और प्रशासन उनको पहले ही रोक देता। दूसरी बात, अब प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कोई किसी कानून की अवहेलना नहीं हुई है? कोई कानून को तोड़ा नहीं है इन्होंने, आहूजा जी ने? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? ये राजनीति की बात तो अलग बात है, कांग्रेस बीजेपी की बात है। ये एक दलित नेता के साथ में ऐसा हुआ है, एट्रोसिटी एक्ट में उन्होंने जो है ना एक गुनाह किया है, तो प्रशासन क्यों नहीं उसका संज्ञान ले रहा है? ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हर एक बात हम अच्छा जीएल वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के ऊपर कार्रवाई कर दी, क्या इस कार्रवाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये कार्रवाई नहीं होती है, ये कोई कार्रवाई आपने नोटिस दे दिया, उन्होंने कुछ दे दिया, ये कोई कार्रवाई नहीं होती है। कानून, ये इंटरनल मामला है इनके पार्टी का। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो संविधान में जो कानून है उसकी पालना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि इनका पार्टी इनको नोटिस देती है या क्या होता है। ठीक है, आप जब कानून का उल्लंघन हो गया है तो उस पर एक्शन लेने से सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वहां बैठे हैं, वो क्यों डर रहे हैं? ठीक है, उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? असली मुद्दा ये है कि ये एट्रोसिटी का मामला या तो कह दे सरकार, और डीएम और एसपी की एट्रोसिटी का मामला नहीं है, वो स्पष्ट कर दे, तो फिर बात ही क्लियर हो जाएगी कि एट्रोसिटी हुई नहीं। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर सीबी यादव जी को भी जोड़ लेता हूं। सीबी यादव जी, आप बताइए कि आगे इसमें तैयारी क्या है? फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है ही, तो इस पर आगे की तैयारी क्या है? आप विरोध कहां तक और किस स्तर तक? तो राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो जो संभावनाएं होती है जनमत तक हम इस मैसेज को ले जाने की, वो सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपनाएंगे। और सबसे बड़ी मुद्दा ये नहीं है कि ये हुआ, राजस्थान सरकार इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है। ये एट्रोसिटी एक्ट के तहत घोर गैर जमानती अपराध है। आपको अब तक गिरफ्तार नहीं किया, मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन कर रही है। एक सीएलपी लीडर के साथ ये घटना घटित होती है, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा संविधान के उल्लंघन की कोई बात नहीं हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र था शुरू से, जो मैं चेतन राजपुरोहित जी की बात पे आता हूं, ये दिखाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति प्रेम का। उनके सवालों का जवाब दीजिए ना, उनको न राज्यसभा में बोलने देते, न आज वो सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। एक दलित नेता को आप मानते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप जवाब दीजिए ना। एक जवाब आप देते नहीं है। अंबेडकर साहब की बात करते हो, सबसे पहला अंबेडकर जी का पुतला जलाया जब इस देश का संविधान लागू हुआ, तो आरएसएस और जनसंघ ने जलाया सबसे पहले पुतला इस संविधान की अगर प्रतियों को जलाया, आज भी जला रहे हैं, तो आरएसएस और उन्होंने जलाया। आप कार्रवाइयों की बात छोड़ दीजिए। प्रज्ञा, जो इन साध्वी प्रज्ञा जी ने भी जो गांधी पे जब गोलियां चलाई थी, तब इस देश का पंत प्रधान कहता है कि मैं बड़ा नाराज हूं, मैं ये हूं। आज तक कभी कोई कार्रवाई देखी है क्या? इनके जो बयान जो सिंबॉलिक होते हैं, ये केवल और केवल एक सिंबॉलिक चीजें करके उसको, उस बहस को बदलना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इनका दलित विरोधी रुख जो है, बेसिकली ये हिंदू मुसलमान तो बाद में आए हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कोई इनकी जो चोट है, वो यह है कि जो वर्ण व्यवस्था खत्म होकर के दलित मेन स्ट्रीम के भीतर आ गई। चेतन जी को मैं जरा जोड़ रहा हूं। चेतन जी जरा इस पर जवाब दीजिए। चेतन जी जवाब दीजिए आप। कि यहाँ चीजें चल नहीं पाई, सेकेंडरी टारगेट। ठीक है सीबी यादव जी, और इसी चीज, ये चीज बार बार इनके कृत्य से उजागर होती है ये बात। शुभेंदु जी, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र है बांटो और राज करो। और ये बांटने का देश को सामाजिक संरचना को
इस देश आपके की कितने सामाजिक प्रदेश संरचना अध्यक्ष को दलित खत्म हैं? करने में बताइए ना। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से लगी आप हुई बताइए है, ना, डेटा ये बताइए अपने ना, में ऐसी कोई सूचक है बात थोड़ी होती कि है। कांग्रेस, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के भी, जिसके पास तर्क होता है वो बीच में नहीं बोलता। कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र है बांटो और राज करो, ये इनका शुरू से चला है और इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है, क्योंकि इनको हर चीज के अंदर वोट नजर आते हैं, मत नजर आते हैं। हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम इस मूल मंत्र पर चल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा किसी भी घटनाक्रम के अंदर अपने वोटों को तलाशती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कब तक इस देश के सामाजिक संरचना को ये कांग्रेस पार्टी छत विछत करती रहेगी? कब तक ये कांग्रेस पार्टी हमें भाई भाई को लड़ाती रहेगी? कब तक ये कांग्रेस पार्टी दलित, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हर वर्ग को लड़ाने का काम करती है? और ये इनको पता है कि जब ये लड़ेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, क्योंकि एक वर्ग इनके साथ अटूट खड़ा है। और यही हमने कहा है, एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। क्यों कहा है हमने? हमने है। ये कहा है सब एक रहे, दलित और हिंदू एक है, हिंदू एक है, हिंदू एक है। उसी नहीं, और चीज के ऊपर काम करना विचार भी चाहिए इसी और रूप में समाज का रख हर करके वर्ग, देखना चाहिए। खैर, और समाज का हर वर्ग, लेकिन हमारे लेकिन दलित भाई, लेकिन चेतन जी, हमारे- सवाल ये मैं भी ये है कहना चाहता हूं कि खतरनाक ज्ञानदेव है इनका। आहूजा जो खुल करके कह रहे हैं कि ना तो मैंने गलती की है, ना मैं माफी मांगूंगा, हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है, लेकिन एक्शन इस पर क्या होता है? क्योंकि वो तो रुक ही नहीं मैं रहे आता हैं, हूं, वो मैं कह रहे हैं इसी कि बात- गलती ही मैं नहीं इसी की बात है। कहता हूं। जानना चाहता हूं चेतन मैं इसी राजपुरोहित बात जी से, कहता हूं, मैं आपका इसी जो बात कहता प्रमुख हूं, ग्रंथ है उसमें हमारी हिंदू की पार्टी ने परिभाषा क्या कार्रवाई है? की है। नहीं, ठीक है, आप सीबी जिसे यादव जी, आदर्श ठीक है, से वो अलग, संचालित होते हो, ठीक है, कार्रवाई एक की है, क्यों हमने नहीं है? कार्रवाई की समय है, समय हमने थोड़ा सा इसका कम है, खंडन भी माफी किया। के साथ रोक रहा हूँ, लेकिन समय थोड़ा कांग्रेस सा कम पार्टी है। कार्रवाई चेतन जी, नहीं ठीक है करती सर, और ठीक है, व्यक्तिगत समय थोड़ा सा कम है। सीबी यादव जी, नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा के जो स्टेटमेंट है उसको लेकर के बड़ा बवाल बना हुआ है, लेकिन क्या पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ना तो गलती की है, ना वो माफी मांगेंगे, तो इस पर भी क्या एक्शन लिया जाएगा? या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।